जी। तो IS-38 के अंदर हमारी क्या क्या बात हो चुकी थी। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली IS-38 से काफी ज्यादा लिंक्ड है। IS-38 आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सुना था कि IS-38 इज ऑल अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। और जब हम इनटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, यानी व्हाट एसेट यू कैन क्लासिफाई एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल, हाँ, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। अब ये तो डेफिनेशन बड़ी लंबी स्ट्रेच्ड डेफिनेशन है कि आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन इस सारी डेफिनेशन के अंदर जो असल कोर लर्निंग आउटकम था, वो लर्निंग आउटकम या लर्निंग की जो की थी वो थी आपके सामने लफ्ज आइडेंटिफाइबल। अब सवाल ये है कि ये आइडेंटिफाइबल के लफ्ज का मतलब है क्या। तो भाई आइडेंटिफाइबल के लफ्ज का मतलब हम ये लिया करते थे कि कोई भी ऐसी चीज जिसको सेपरेटली इस्तेमाल किया जा सकता हो या जिसको सेपरेटली सेल किया जा सकता हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको सेपरेटली इस्तेमाल किया जा सकता हो, सेपरेटली सेल किया जा सकता हो, यानी उसकी सेपरेट आइडेंटिफाइबल वैल्यू हो, उस चीज को आइडेंटिफाइबल कहा जाता है। नाउ इंटेंजिबल एसेट्स की रिकग्निशन के अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन। जब कभी भी किसी भी इंटेंजिबल एसेट के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की आइडेंटिफाइबिलिटी होगी तो वही इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज हो पाएगा, वरना रिकग्नाइज नहीं हो पाएगा। इसकी बिल्कुल क्लियर मिसाल आपके सामने होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल से रिलेटेड। अब इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपकी अपनी पैदा की गई शौहरत है, लेकिन IS-38 कहता है कि इस इंटरनली जनरेटेड गुडविल ऑल्दो के आपके लिए फायदेमंद हुआ करती होगी, लेकिन इस इंटरनली जनरेटेड गुडविल को अपनी बुक्स में ना रिकग्नाइज किया करें, ना रिकग्नाइज किया करें, ना रिकग्नाइज किया करें। और उसकी वजह ये थी कि अपनी बुक्स के अंदर ना इसलिए रिकग्नाइज किया करें क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होते। देखो, परचेज्ड गुडविल होती है ना, तो परचेज्ड गुडविल के अंदर सेपरेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स आइडेंटिफाइबल है। अगर आपने किसी बिजनेस को कंबाइन किया, अपने साथ किसी और बिजनेस को एक्वायर किया और उसकी शोहरत के लिए आप लोगों ने किसी को 100 रुपए दिए थे, यानी उसकी गुडविल के आपने उसको 100 रुपए पे किए थे, तो उसकी गुडविल की वैल्यू 100 रुपए होगी। लेकिन आपकी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिफाइबिलिटी नहीं होती, और क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कोई सेपरेटली आइडेंटिफाइबिलिटी नहीं होती तो उसको रिकग्नाइज करने से मना किया गया था। सर, अगर कोई और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हो, तो तुम लोगों को याद है IS-38 के अंदर तुम लोगों ने एक एरिया पढ़ा है जिसका नाम है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। और IS-38 ये कहा करता था कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को कैपिटलाइज किया जा सकता है, बशर्त यह है कि आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। गुडविल के लिए तो स्पेसिफिकली मना कर दिया, गुडविल के लिए तो स्पेसिफिकली मना कर दिया कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकग्नाइज नहीं हो सकती, लेकिन बाकी सारे इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट, सच एज के कोई वैक्सीन हो, सच एज के कोई सॉफ्टवेयर हो, सच एज के कोई 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 और समझ लो, कोई कोई म्यूजिक हो, कोई कोई आर्ट का पीस हो, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को तभी रिकग्नाइज किया जा सकता है जब 6 सख्त क्राइटेरिया मीट हो जाएं। और वो 6 सख्त क्राइटेरिया पायरेट के नाम से जाने जाते हैं। यानी आपको इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हैं, तो अगर उसका रिसर्च फेज है तो वो सारे खर्चे कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते, उन्होंने P&L के अंदर जाना है। अगर आप कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हैं और उस डेवलपमेंट का वो डेवलपमेंट फेज है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑब्टेन्ड वाला फेज है, तो भी आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन डेवलपमेंट स्टेज के खर्चों को तब कैपिटलाइज किया जा सकता है जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट का होना जरूरी था, इंटेंशन टू कंप्लीट का होना जरूरी था, रिसोर्सेज अवेलेबल होना जरूरी था, एबिलिटी टू यूज और सेल होना जरूरी था, टेक्निकल रिसोर्सेज होना जरूरी था, एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर होना जरूरी था। IS-38 कहता था जब इतनी सारी चीजें हो जाया करेंगी तब जाके हम तुम्हें कभी कहीं अलाउ किया करेंगे कि इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स को कैपिटलाइज कर लो, वरना कैपिटलाइज नहीं हो सकते। अब ये सारी जो मैं आपको IS-38 एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, इस सारी कहानी का पर्पस है क्या, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं।
मैं आपको समझाना बस ये चाह रहा हूं कि हमने जो IS-38 रीड किया, जो हमने IS-38 पढ़ा, इस IS-38 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप लोग इनटेंजिबल एसेट्स को रिकग्नाइज तभी कर सकते हैं जब उसकी आइडेंटिफाइबिलिटी हो। और आइडेंटिफाइबिलिटी का कहीं ये मतलब नहीं है कि फिजिकली आइडेंटिफाइबल हो। आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस चीज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आइडेंटिफाइबल हो। अगर किसी भी चीज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं, तभी आप जाके उसको, उस इंटेंजिबल एसेट्स को अपनी बुक्स के अंदर बुक कर सकते हैं। क्लियर होती है बात सबको? ये डन है। अब वो सारी बातें जो कि आपने IS-38 के अंदर पढ़ ली, वो सारी बातें जो कि आपने IS-38 के अंदर पढ़ ली, उन सारी बातों को अब मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना चाहूंगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा, सुन लेना। जो सबसे पहले मैं अपने IS-38 के एरिया को लिंकेज करना चाहूंगा, वो मैं लिंकेज करना चाहूंगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ। आप सब लोगों को ये बेहतर आइडिया होना चाहिए है कि देयर इज अ डॉक्यूमेंट नोन एज ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और ये जो ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला टॉपिक है ना, या ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये हम अकाउंटेंट्स का रिलीजन है, ये हम अकाउंटेंट्स का बाइबल है, ये हम अकाउंटेंट्स का दीन और ईमान है। यानी हम ये बात समझते हैं कि फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड को देख के नहीं बनता, बल्कि स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को देख के बनता है। तो जो हमारा बाइबल डॉक्यूमेंट है, यानी जब दुनिया के अंदर सब फेल हो जाता है, सब अकाउंटिंग फेल हो जाती है, सब कुछ फेल हो जाता है, तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अपने तौर तरीके किसको देख के बनाया करते हैं? हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देख के बनाया करते हैं। तो एक हमसे, हमारे लिए बाइबल, दीन और ईमान, और बिल्कुल कोर समझ लो कि हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंस वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है? ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, अब ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बातें की गई हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर की गई है, वो की गई है कि उसके अंदर डेफिनेशंस बयान की गई हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की। यानी डेफिनेशंस किसकी दी गई हैं? ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर समझाया गया है कि एसेट क्या होता है। ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर समझाया गया है कि लायबिलिटी क्या होती है। ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर समझाया गया है कि इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारी होली बुक के अंदर लिखी हुई है, हमारी बाइबल के अंदर लिखी हुई है, वो ये 5 डेफिनेशंस हैं, वो ये 5 डेफिनेशंस हैं। क्लियर होती है बात? ये अगर आपको ये बात याद आती है कि ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर बिलखुसूस 5 डेफिनेशंस बयान की गई हैं, तो फिर आपको ये बात भी याद आती होगी कि ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज हो चुका है। ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज हो चुका है। क्लियर होती है बात? ये तो ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर बिलखुसूस 5 डेफिनेशंस बयान की गई। अब उन 5 डेफिनेशंस के अंदर से, अच्छा मैं ये बता रहा था आप लोगों को, सॉरी, मैं बता रहा था कि अगर आप लोग को ये बात पता है, ये बात आप लोगों को मालूम है कि ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर ये डेफिनेशंस बयान की गई हैं, तो फिर आपको ये बात भी मालूम होगी, आपको ये बात भी मालूम होगी कि ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज हो चुका है। यानी लगभग, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो डेट थी 22 मार्च 2018। 22 मार्च 2018 को हमारा दीन और ईमान, हमारी बाइबल, हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज कर दिया गया था। और जो सबसे ज्यादा रिवीजन आई थी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर, वो रिवीजन आई थी डेफिनेशंस के अंदर। और डेफिनेशंस के अंदर जो सबसे ज्यादा रिवीजन आई थी, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशंस के अंदर रिवीजन आई थी। एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर से जो मैं सबसे अहम बात अभी करने जा रहा हूं, वो मैं एसेट्स की डेफिनेशन की चेंज के ऊपर बात करने जा रहा हूं। और याद रखना, मैं इसको लिंक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर होती है बात? ये अब जरा गौर से सुनो। मैं सबसे पहले अगर आप लोगों के साथ बात स्टार्ट करूं एसेट की डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन नॉट व्हाट इज प्रेजेंट इन द करंट फ्रेमवर्क, बट व्हाट वाज प्रेजेंट इन द अर्लियर फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपका पुराने जमाने का हुआ करता था, यानी 22 मार्च 2018 से पहले का हुआ करता था बेटा, उसके अंदर एसेट को डिफाइन किया गया था कुछ यूं। अगर आप लोग नोट करें सब लोग, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एन एसेट कहते थे, एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी।
अगर सब लोग इस सारी की सारी डेफिनेशन को वन गो में पढ़ें, तो वन गो में जब आप इस सारी की सारी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या काम की बात की गई है। बजाय इसके कि इस एसिड की डेफिनेशन को हम वन गो में रीड करके मिस इंटरप्रेट कर लिया करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के इसके अंदर का जो क्रस्ट है, इसके अंदर की जो क्रक्स है, उसको जाके समझने की कोशिश करें। क्या मतलब? कहते हैं भाई एन एसिड, पुरानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन के अंदर एसिड को बयान किया जा रहा है। कहते हैं एन एसिड इज अ रिसोर्स। पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या हो गई? एन एसिड इज अ रिसोर्स। फिर कहते हैं कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो सेकंड बात इंपॉर्टेंट क्या हो गई? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। फिर कहते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई भाई? ये पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं। और फिर चौथी बात ये कहने लगे फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, यानी चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा और सब लोग गौर से सुनिएगा। आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और देखो हल्का ना लेना, आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा दीन और ईमान है, हमारा मजहब है, हमारी अकाउंटिंग का रिलीजन है, सब कुछ है हमारे लिए ये। तो जरा सोचो, हमारा पुराना रिलीजन, अल्लाह माफ करे, अकाउंटेंट्स का पुराना रिलीजन क्या समझा रहा था? कह रहा था एसेट को डिफाइन कुछ यूं किया जाए कि उसके अंदर चार खुसूसियात हैं। एन एसेट इज समथिंग जिसके अंदर चार खुसूसियात, चार कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हर वो चीज जिसके अंदर आपको चार खुसूसियात दिख जाएं उसको एसेट बोला जाएगा। हमने बोला भाई वो चार खुसूसियात क्या हैं? कहने लगे एन एसेट इज अ रिसोर्स। एन एसेट इज अ रिसोर्स। क्या मतलब? कहने लगे एसिड कोई रिसोर्स है। हमने बोला क्या मतलब? तो कहने लगे एसिड बेटा कोई चीज है। एन एसिड इज अ रिसोर्स, एन एसिड इज अ चीज। चीज चीज ये चीज समझ में क्या आया? कहने लगे किसी ने जाके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से पूछा कि ये एसेट क्या है, तो कहने लगे एसेट कोई चीज है। एन एसेट इज अ रिसोर्स। अच्छा बाय द वे मेरा इसके ऊपर अभी इख्तलाफ है, ऑल्दो कि अभी आप नीचे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की रिवाइज डेफिनेशन के अंदर देखेंगे इख्तलाफात खत्म हो गए, लेकिन ये जो लफ्ज है ना एन एसिड इज अ रिसोर्स, ये डी मीनिंग है, ये डी मीनिंग है। आप कहते हैं एन एसिड इज अ रिसोर्स, ये चीज है, ये चीज है, एन एसिड इज अ रिसोर्स। तो सर व्हाट अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स? व्हाट अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स? व्हाट अबाउट राइट टू यूज एसेट्स? वो सब कहां चले गए? तो ये मसला था पुरानी डेफिनेशन के ऊपर। पुरानी डेफिनेशन कहती थी एन एसेट इज अ रिसोर्स, बट व्हाट अबाउट other things which you do not see as a resource? You don't see intangible asset as a resource, you don't see right to use assets as a resource। क्या वो asset नहीं है? तो फिर तब्दीली कहीं ना कहीं आनी चाहिए थी और आप अल्टीमेटली आगे चल के देखेंगे कि आई। तो खैर कहने लगे एसेट क्या है? एसेट वो है जिसके अंदर चार खुसूसियात पाई जाएं। पहली चीज क्या थी? एन एसेट इज अ रिसोर्स, वो कोई ना कोई चीज होगी। फिर कहने लगे वो कोई ऐसी चीज होगी विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कहने लगे एसेट एक चीज है, लेकिन अब हर चीज कंपनी का एसेट नहीं है। अब हर चीज कंपनी का एसेट नहीं है, सिर्फ वो चीजें कंपनी का एसेट है जिसके ऊपर कंपनी कंट्रोल रखती है। तो भाई मेरे दो बातें हो गई, एन एसेट इज अ रिसोर्स, फिर सेकंड क्या कहने लगे? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। फिर जरा तीसरी बात की तरफ आप चलिएगा, तो तीसरी बात क्या थी मेरे दोस्तों? तीसरी बात के अंदर कहने लगे पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स, तो तीन बातें हो गई। कहते हैं एन एसिड इज अ रिसोर्स, फिर क्या कहने लगे? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, फिर क्या कहने लगे? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो तीन बातें। हर चीज सोना नहीं है, हर चीज एसिड नहीं है।
एसेट हर वो चीज है जो कि कोई चीज है, यानी वो रिसोर्स है, वो चीज है जिसके ऊपर एंटिटी कंट्रोल रखती है। ये एंटिटी का कंट्रोल आया कैसे होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स आया होगा। समझाने की बात यह है कि एसेट विल ऑलवेज बी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा सारन। सारन, एन एसेट विल ऑलवेज बी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सर ये एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट के ऊपर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जान, सुन लो, समझ लो, मान लो, an asset is a resource controlled by the entity as a result of past event। किसी भी एसेट के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए किसी ना किसी पास्ट इवेंट का होना जरूरी है। यानी बात ये समझ में आई कि an asset is always a consequence of a transaction। गहरी बात कर दी है मेरे दोस्तों मैंने। एसेट बजाते खुद एसेट नहीं है, एसेट बजाते खुद एसेट नहीं है, बल्कि एसेट की अपनी पहचान कोई पास्ट इवेंट है। एसेट की अपनी पहचान कोई पास्ट इवेंट है, बल्कि एसेट हो या लाइबिलिटी हो, दे आर ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। दे आर ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो बेटा इस बात को याद रखिएगा। इवन ऑडिट के अंदर भी यही होता है। अगर आप कभी कभी कोई ऑडिटर कोई एसेट को वेरीफाई करने जाता है ना, तो एक तो एसेट को वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, और दूसरा एसेट को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि आप उस एसेट का पास्ट इवेंट जाके देख लेते हैं। यानी आप ये कहते हैं, कंपनी कहती है कि यार हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करते हो? आप उससे ये बोलते हो, अच्छा तुम्हारे पास ये बिल्डिंग मौजूद है ना, तो इस बिल्डिंग के कागजात दिखा दो, इसका एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, इसका एक्विजिशन का अग्रीमेंट दिखा दो। यानी बजाते खुद एक ऑडिटर भी एक एसेट की पहचान लेकर आता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी थ्रू द पास्ट इवेंट। तो हर एसेट के पीछे कोई ना कोई पास्ट इवेंट होना जरूरी है। ये लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, ये लाजिम है। क्लियर होती है बात? ये तो अब तीन बातें हो गई मेरे दोस्तों। एन एसेट इज अ रिसोर्स, फिर एसेट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्लियर होगी बात ये? अब चौथी बात जरा सुनना। चौथी बात क्या है? फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुरानी डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अलग अलग बात क्या कहते हैं? फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। एसेट क्या है? एक रिसोर्स है जिसको मैं कंट्रोल करूं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लेकिन अब हर वो रिसोर्स जिसको आप कंट्रोल करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वो एसेट नहीं है। हर वो रिसोर्स जिसको आप कंट्रोल करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वो आपका एसेट नहीं है। हर वो रिसोर्स जो कि आप कंट्रोल करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और उसके अंदर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलने वाला हो, तो वो है एसेट। हर रिसोर्स एसेट नहीं है, हर वो रिसोर्स एसेट है जिसके अंदर से फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को मिलने वाले हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे एंटिटी ये प्रोबेबली एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाया करेंगे, जिससे एंटिटी ये प्रोबेबली एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाया करेंगे, सिर्फ वही एसेट है, सिर्फ वही एसेट है, सिर्फ वही एसेट है। यानी इस सारी एसेट की डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एसेट हर वो चीज है जिससे आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकें। हर वो चीज जो कि आपको फ्यूचर में एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फायदा पहुंचाएगी, वो आपके पास क्या है? एज एन एसेट है। तो सब बच्चे एक काम करें, जरा मेरे साथ रिकॉल करें, एंड आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ रिकॉल करें। आप जहां भी बैठे हैं, जिस पोजीशन के अंदर भी बैठे हैं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। एन एसेट इज अ एन एसेट इज अ रिसोर्स। याद करना है अपने को। हाँ, ये एन एसेट इज अ रिसोर्स controlled by the entity as a result of past events from which future economic benefits will flow to the entity। एसेट हर वो चीज है जिसके अंदर जो कोई रिसोर्स हो, कंट्रोल हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो और उसके अंदर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला हो। ये चार चीजें जब किसी भी चीज के अंदर मिल जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एसेट, 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 एसेट। क्लियर हो गई बात? अब ये है एसेट की पुरानी डेफिनेशन, और जो 22 मार्च 2018 को नया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आया, उसके अंदर एसेट की डेफिनेशन को तब्दील कर दिया गया। और वो एसेट की डेफिनेशन जिसको तब्दील कर दिया गया, वो नई एसेट की डेफिनेशन क्या है? वो नई एसेट की डेफिनेशन ये है, जरा सुनना। An economic resource controlled by the entity as a result of past event
इन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब अगेन ये एक लाइन में पढ़ें तो ये बड़ी लेंथी डेफिनेशन लगेगी, अगर इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ें तो पहले कहते हैं एन एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, एक बात हो गई भाई। फिर कहते हैं कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो चलो जी दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो चलो भाई तीसरी बात हो गई। मेरा आप सबसे सवाल, कॉमन सिंपल सॉफ्ट खुशबू सवाल, क्या पुरानी डेफिनेशन ऑफ एन एसेट को और नई डेफिनेशन ऑफ एन एसेट में आपको कोई फर्क नजर आता है? क्या पुरानी डेफिनेशन ऑफ एन एसेट में और नई डेफिनेशन ऑफ एन एसेट में आपको कोई फर्क नजर आता है? क्या कोई फर्क है? बोलो कौन, बोलो। एक तो अब्दुल अजीज लड़के ने बोला सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का फर्क है, क्या सर एक ही फर्क है? मेरे हिसाब से दो फर्क आपको नजर आते हैं, दो फर्क। पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन के अंदर देखा जाए तो एक्चुअली देयर आर टू डिफरेंसेस, टू डिफरेंसेस। क्या? पहली चीज तो तुम लोग ये देखो कि पहला डिफरेंस ये है कि लास्ट टाइम डेफिनेशन के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया था रिसोर्सेस का, और इस बार जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो इकोनॉमिक रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अरवा तुमने सही बोला, लास्ट टाइम रिसोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मेरा भी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये था कि रिसोर्स का लफ्ज सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि लफ्ज सही नहीं है। रिसोर्स के बजाय अब लफ्ज बेहतर बना दिया गया है, और वो बेहतर लफ्ज ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और शायद आप समझ गए कि इकोनॉमिक रिसोर्स का लफ्ज एक ड्रास्टिक फर्क नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक रिसोर्स का लफ्ज एक बेहतरी है डेफिनेशन के अंदर, ताकि इसके अंदर राइट टू यूज एसेट भी कवर हो जाए, ताकि इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर हो जाएं, ना दिखने वाले एसेट्स भी कवर हो जाएं। शायद इसलिए नए फ्रेमवर्क की डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक का लफ्ज ऐड किया गया। अग्रीड? अच्छा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ एक बेहतरी हुई है, बाकी कंट्रोल वाली बात वही है, पास्ट इवेंट्स वाली बात वही है, सब कुछ वही है। अगर कुछ नहीं है तो एक चीज नहीं है। नई डेफिनेशन को अगर आप जाके देखें तो नई डेफिनेशन, दिस इज द न्यू डेफिनेशन, इस नई डेफिनेशन के अंदर तीन बातें हैं बजाय इसके कि चार होती। तो मिसिंग क्या है? मिसिंग है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली बात, मिसिंग है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली बात। पहले क्या बोलते थे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना, सब गौर से सुनना। पहले बोलते थे एसेट क्या है, एसेट वो है जिसके अंदर चार खुसूसियात पाई जाए। एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। यानी पहले पुराने जमाने की डेफिनेशन के अंदर यह कहा जाता था कि एसेट हर वो चीज है, एसेट हर वो चीज है जिसके अंदर से आपको कोई ना कोई फायदा मिल रहा हो। अब एसेट हर वो चीज है जिसके अंदर से एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा, हर वो चीज जिससे एंटिटी फायदा उठा सकती है उसको एसेट कहा जाएगा। लेकिन आज की डेफिनेशन के अंदर इस लाइन को हटा दिया गया, और आज की डेफिनेशन के अंदर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं रखी गई है जिसके अंदर यह लिख के दिया गया हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आना जरूरी होगा। तो सबसे 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 बड़ा फर्क जो आज के फ्रेमवर्क के अंदर आ चुका है वो ये आ चुका है कि आज के फ्रेमवर्क के मुताबिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का होना या ना होना मैटर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। सर लेकिन ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी, तो क्या कोई जस्टिफिकेशन पेश करेंगे आप इसके अगेंस्ट? करूंगा। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि अगर हम डेफिनेशन को रीड करें तो डेफिनेशन के अंदर बजाते खुद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का कोई जिक्र नहीं हुआ। यानी एसेट हर वो चीज नहीं है जिससे आपको फायदा मिले, एसेट हर वो चीज है जो कि आप कंट्रोल करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। देखने से डेफिनेशन को यूं लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी बारीकी से पढ़ें तो फ्रेमवर्क ने इकोनॉमिक रिसोर्स को समझाया है, और फ्रेमवर्क ने जब इकोनॉमिक रिसोर्स को समझाया है तो कुछ यूं समझाया है कि कहने लगे एन इकोनॉमिक रिसोर्स हैज द पोटेंशियल टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट।
एन इकोनॉमिक रिसोर्स हैज द पोटेंशियल टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट का जिक्र तो जरूर है। सर इसका मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट गायब नहीं हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट का लफ्ज रीअरेंज हो गया है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताऊं, जमीन और आसमान का फर्क है पुरानी और नई डेफिनेशन के अंदर, जमीन और आसमान का फर्क है। सर कैसे? देखो बेटा, जब पुरानी डेफिनेशन पढ़ा करते थे तो पुरानी डेफिनेशन के अंदर यह लिखा हुआ था कि एसेट हर वो चीज है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा एंटिटी को, विल फ्लो टू द एंटिटी। क्लियर होती है बात ये? और इसी तरह आज की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एन इकोनॉमिक रिसोर्स हैज द पोटेंशियल टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट। पुरानी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था एन एसेट इज अ रिसोर्स इन फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। और आज की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या आज की डेफिनेशन के अंदर यह लिखा हुआ है कि भाई आज की डेफिनेशन के मुताबिक एसेट वो इकोनॉमिक रिसोर्स है विच हैज द potential to earn economic benefit, which has the potential to earn economic benefit। सर क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। और इवन एसबीआर लेवल के ऊपर तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई बच्चा इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर फर्क ना कर पाए, बिकॉज दिस इज अ सो सीनियर लेवल पेपर। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन के अंदर फर्क है क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर। जरा सुनना, सब लोग सुनो। ये एक चीज है, राइट? पुरानी डेफिनेशन कहती थी, पुरानी डेफिनेशन कहती थी ये डब्बा, ये बॉक्स मेरा एसेट है अगर मैं इससे फायदे उठा सकूं। ये डब्बा एक एसेट है अगर मैं इससे फायदे उठा सकूं। An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events from which future economic benefits will flow to the entity। पुराना फ्रेमवर्क ये कहता था कि एसेट हर वो चीज है एंटिटी के लिए जिससे वो फायदा उठा सकता है, जिससे वो फायदा उठा सकता है। तो बेटा पुराने डेफिनेशन के अंदर कहा जाता था कि एसेट हर वो चीज है जिससे एंटिटी फायदा उठा सकती है। तो पता है अहमद इकबाल अब क्या कह रहा है फ्रेमवर्क? एसेट हर वो चीज है विच हैज द पोटेंशियल टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट हर वो चीज है जो कि फायदा पहुंचा सकती है। देखो सारन, गलत ना समझना, बड़ा फर्क है। पहला पुराना वाला फ्रेमवर्क ये कहता था कि एसेट हर वो चीज है जो कि आपको फायदा पहुंचा सकती है, आपको फायदा पहुंचा सकती है, यानी आइडेंटिफाइबिलिटी का होना जरूरी था। और आज पता है क्या कह रहे हैं? एसेट हर वो चीज है जो कि फायदा पहुंचा सकती है। पहले क्या लिखा हुआ था? एसेट हर वो चीज है जो कि आपको फायदा पहुंचा सकती है। और अब क्या लिखा हुआ है? एसेट हर वो चीज है जो कि फायदा पहुंचा सकती है। पहले के जमाने की डेफिनेशन के अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी होना जरूरी था, यानी एसेट हर वो चीज होगा जो कि मुझे फायदा पहुंचा सके, मुझे फायदा पहुंचा सके, मुझे फायदा पहुंचा सके, मुझे उसकी आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स करना जरूरी था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कहते हैं एसेट हर वो चीज है जो कि फायदा पहुंचा सके, यानी किसी को भी फायदा पहुंचा सके। आप फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते इसकी बात नहीं हो रही। अगर इस एसेट से कोई भी दुनिया का इंसान फायदा ले सकता था, यानी इस एसेट की बजाते खुद कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि इट हैज द पोटेंशियल टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये एसेट, ये रिसोर्स, ये एसेट कहलाएगा, कहलाएगा, कहलाएगा। आज के जमाने की डेफिनेशन के अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स करना जरूरी नहीं है। मुझे सब लोग ये बताएं, सब लोग बताइएगा, एक एक बच्चे के रिप्लाई का मैं वेट करूंगा। मुझे सब लोग ये बताएं कि आप लोगों को पुरानी और नई डेफिनेशन के अंदर ये जो आखिर में मैंने कोर फर्क बताया कि पहले क्या था, एसेट के अंदर से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलना जरूरी है, आइडेंटिफाइबिलिटी टू द एंटिटी होना जरूरी था। आज ये जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कहते हैं एसेट हर वो चीज है जिसके अंदर बजाते खुद फायदा कमाने की पोटेंशियल हो, यानी वो मुझे ही नहीं किसी को भी फायदा पहुंचा सके, हर वो चीज एसेट कहलाया करेगी। क्या आपको ये कोर फर्क समझ में आता है? मुझे सब लोग बताएं, क्या आप लोगों को ये कोर फर्क समझ में आता है? ओके की रिपोर्ट है? सब लोग, एक दो नहीं, सब लोग मुझे बताएं। गुड, सब लोग बोले, अभी भी सब लोग नहीं बोल रहे हैं? अच्छा गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, और क्योंकि तुम लोग बड़े हो गए हो तो तुम लोगों ने बातों को बारीकी से समझना जरूरी होगा।
अब वो तुम लोग टुच्चे अकाउंटेंट्स नहीं हो जो कि डेबिट क्रेडिट पे अपनी जिंदगी गुजार दिया करेंगे या ट्रायल बैलेंस बना के खुश हो जाया करेंगे या बैलेंस शीट बैलेंस करके फेसबुक पे पोस्ट लगा दिया करेंगे कि एन अकाउंटेंट इज मोस्ट हैप्पी जब बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है। या आप ये नहीं कर सकते, अब आप इतने नन्हे मुन्ने काके नहीं हो कि आप कैश फ्लो टाई करके दूसरे को बताया करोगे देखो आपके भाई की क्या बात है। बेटा ये सारी बातें बच्चे करते हैं। बेटा ये सारी बातें गरीब बच्चे करते हैं। ये सारी बातें तुम लोगों के सीनियर लेवल के ऊपर शोभा नहीं देती हैं। बेटा बैलेंस शीट ने तो बैलेंस होना ही था, कैश फ्लो ने टाई तो होना ही था, ट्रायल बैलेंस ने बैलेंस तो होना ही था। ये तो सब बच्चे बातें करते हैं, इस सीनियर लेवल के ऊपर ये बातें नहीं करनी होती। इस सीनियर लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट्स का गेम खेलना होता है एंड देयरफॉर आपको ये दो डेफिनेशंस का फर्क समझ में आना जरूरी था। अब सवाल ये है कि सर इतनी लंबी तमीज बांधी, इतना एक्सप्लेन किया, इतना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझा बता दीजिएगा कि इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत आखिरकार आन क्या पड़ी, यानी वाई आर वी डूइंग दिस मच मेहनत? क्योंकि IS-38 से लिंक बनाना है। क्या आप सब लोगों ने IS-38 की डेफिनेशन नहीं पढ़ी? क्या आप सब लोगों ने IS-38 की डेफिनेशन नहीं पढ़ी? आप सब लोगों ने IS-38 की डेफिनेशन के अंदर बेटा ये पढ़ा था कि IS-38 कहता है एन इंटेंजिबल एसेट is an identifiable non-monetary asset without any physical substance। हमारा IS-38 हमको ये कहता था कि हर वही इंटेंजिबल एसेट आपकी बुक्स में बुक हो सकता है जिसके अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और यही आइडेंटिफाइबिलिटी का सहारा देके हमको इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज करने से मना करता था, और इवन सारे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को भी रिकॉग्नाइज करने से मना करता था अनटिल एंड अनलेस पायरेट का क्राइटेरिया मीट हो जाया करे। हमको हमारा IS-38 कहता था कि आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना जरूरी है, लेकिन हमारा दीन और ईमान, हमारी बाइबल, हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें क्या कह रहा है? हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें क्या कह रहा है? हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें ये कह रहा है कि आइडेंटिफाइबिलिटी इज नो मोर अ क्राइटेरियन, आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज नो मोर अ क्राइटेरियन। सुन रहे हो? IS-38 कहता है कि हर उस इंटेंजिबल एसेट को आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने की इजाजत दी जाएगी जिसके अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को ना रिकॉग्नाइज करना, इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स को ना रिकॉग्नाइज करना, यानी आधी से ज्यादा चीजों को ना रिकॉग्नाइज करना क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिफाइबिलिटी नहीं आती। एक तरफ IS-38 कहता है कि जब तक कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आइडेंटिफाइबल ना हो तो उसको रिकॉग्नाइज मत करना। एक तरफ हमारी दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ हमारी दूसरी तरफ मेरे दोस्तों आ जाता है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमारा दीन और ईमान, हमारा बाइबल, जो कि हमसे क्या कह रहा है कि भाई जरूर रिकॉग्नाइज कर लेना, जरूर रिकॉग्नाइज कर लेना, जरूर रिकॉग्नाइज कर लेना, आइडेंटिफाइबिलिटी इज नो मोर अ क्राइटेरियन। तो आप जरा देखो इस टॉपिक से बात क्या समझ में आई? इस टॉपिक से बात ये समझ में आई कि भाई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एन एसेट, identifiability of future economic benefits seems no more a criterion, it is no more a criterion। अच्छा मुझे जरा एक बात समझाइएगा, एक बात बताइएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हमारी बाइबल है, जो हमारा दीन और ईमान है, जो कि हमारा सब कुछ है, हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाइबिलिटी इज नो मोर अ क्राइटेरियन। IS-38 अभी भी वहीं टिका हुआ है कि आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। माननी किसकी है? माननी किसकी है? माननी है स्टैंडर्ड की। माननी किसकी है? स्टैंडर्ड की। ये बात अपने दिमागों में डाल लीजिए। देखें, मेरा काम एज ए टीचर ये है कि मैं आपको बताऊं कि रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, और ये एक बार पूरा का पूरा मेरे लेक्चर पेपर के अंदर आ चुका है, पूरा का पूरा एज इट इज ये पूरा लेक्चर पेपर के अंदर आया था। बेटा याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और IS-38 के अंदर फड्डा है, डेफिनेट फड्डा। IS-38 कहता है मैं तब तक इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में बुक नहीं करने दूंगा जब तक कि वो आइडेंटिफाइबल ना हो जाए। हालांकि मेरे दीन और ईमान, मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मुझसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइबिलिटी इज नो मोर अ क्राइटेरियन। क्लैश आ गया दोनों के दरमियान। लेकिन बेटा याद रखना, जब भी किसी स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दरमियान कोई क्लैश आ जाता है, जब भी स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दरमियान कोई क्लैश आ जाता है, तो जीत हमेशा किसकी होती है? जीत हमेशा किसकी होती है?
आईएएस और आईएफआरएस की। यानी आईएएस और आईएफआरएस ओवरराइड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आईएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ये कहता है कि जब तक हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बराबर नहीं कर देते, जब तक हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बराबर नहीं कर देते, तब तक स्टैंडर्ड्स डिटेल्ड बने हुए हैं, तो आप स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करिएगा। स्टैंडर्ड्स ओवरराइड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रिवेल करते हैं ओवर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो मैंने आपको यह समझाया कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और आईएस 38 के बीच में एक तजाद है, ये पेपर में आ चुका है। तो तजाद है, लेकिन फॉलो फिर भी किसको करना होगा? आपने आईएस 38 को करना होगा। हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें गाइड करता है, और हमें गाइड यही करता है कि भाई अगर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन प्रमोट होती है, कभी भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन प्रमोट होती है, तो आई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि उस चीज को जरूर रिपोर्ट होना चाहिए है। लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड के दरमियान, तो स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा। यानी आज भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स अक्सर कैपिटलाइज नहीं हो सकते, बुक्स में नजर नहीं आ सकते। मुझे बताएं, सब लोगों को ये फड्डा बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड आईएस 38 समझ में आता है? जल्दी से बता दें, सब लोग बताइएगा, आधे अधूरे लोग मत ही बताएं, सब लोग बताएं। ओके की रिपोर्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज जरा मेरी बात को अब और आगे सुनिएगा। अब जो मैं आपके सामने कहानी पेश करने जा रहा हूं ना, वो मैं आपके सामने कहानी पेश करने जा रहा हूं एक और कॉन्सेप्ट की। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ना, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आप ये ना समझिएगा कि अभी आने वाली बात के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम डेबिट्स और सम क्रेडिट्स। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम डेबिट्स और क्रेडिट्स, बल्कि जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जाऊंगा दैट इज अगेंस्ट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, यानी इट इज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अकाउंटिंग। मैं जो आपके सामने बात करने जा रहा हूं ना, ये मैं बात करने जा रहा हूं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में। बट यू गाइज नीड टू नो कि ये जो मैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में आपके सामने बात करने जा रहा हूं, दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट इज नॉट गिवन बाय आईएसबी। ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट किसी अकाउंटेंट ने नहीं बनाया हुआ, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने नहीं बनाया हुआ, बल्कि दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय आईआईआरसी, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, international integrated reporting council. The concept that we are trying to discuss is integrated reporting, and this integrated reporting का concept is given by IIRC. अब सर सवाल, सर IIRC ने रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया है, IIRC ने रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन सवाल यह है कि हमें इनके कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत? क्या हमारे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी हमारे अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के अंदर, या हमारे अपनी अकाउंटिंग के पैटर्न्स के अंदर क्या कोई खराबी है जो हमें कोई और आके कोई बात डिक्टेट कर रहा है? एक्चुअली यस। आप समझते हैं ना कि जब भी दुनिया के अंदर कभी कोई नई चीज आती है या कोई नया फिनोमिना आता है, तो अक्सर वो पुराने वाली की बुराई के अगेंस्ट आता है। यानी जब भी आप चाहते हैं कि आप कोई अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, जब भी आप चाहते हैं कि आप कोई अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, तो पहले पुराने वाली की बजाते हैं, और पुराने वाली की बजाने की सूरत के अंदर आप अपना कॉन्सेप्ट पेश कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही किया है आईआईआरसी ने। आईआईआरसी ने ना बेसिकली बोला कि यार ये जो अकाउंटेंट्स लोग हैं ना, आपकी बात कर रहे थे, ये जो अकाउंटेंट्स लोग हैं ना, ये सारे बेवकूफ तरीन लोग हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल का कहना क्या है? कहते हैं ये जो अकाउंटेंट्स है ना, ये जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट हैं, ये जो बड़ी बड़ी इनकम स्टेटमेंट्स, ये जो बड़े बड़े कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, डिस्क्लोजर्स और ये और वो, ये जो सारी चीजें अकाउंटेंट्स बनाते हैं ना, ये सारे लोग बेवकूफ हैं। यानी वो कहते हैं कि भाई अकाउंटेंट्स का कॉन्सेप्ट तो देखो, अकाउंटेंसी का प्रोफेशन दुनिया में इस वजह से आया था ताकि आप बेहतर कम्युनिकेशन करें विद द शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स।
भाई कहते हैं अकाउंटेंसी का प्रोफेशन दुनिया में आया तो इस वजह से था कि अकाउंटेंट्स को यह बोला जा रहा था कि आपने एक एज अ ब्रिज एक्ट करना है बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। वो सारी बातें जो कि डायरेक्टर्स को पता हैं वही सारी बातें शेयर होल्डर्स को भी पता होनी चाहिए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेंट्स का काम बीच में क्या था कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की नॉलेज को सेम पेज के ऊपर लेकर आया जाए, सेम पेज के ऊपर लेकर आया जाए थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी डायरेक्टर्स क्या स्ट्रैटेजी सोचते हैं, डायरेक्टर्स क्या रिसोर्स यूटिलाइजेशन सोचते हैं, डायरेक्टर्स क्या रिस्क से रिलेटेड स्ट्रैटेजी सोचते हैं, कैसे बिजनेस रिस्क को मैनेज करेंगे, ऑडिट रिस्क को मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करेंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं ये ट्रांसपेरेंटली बुक से झलका करें और शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट हो जाया करें। असल तो आइडिया अकाउंटेंट का ये था कि वो मुंशी है, वो इधर की बात उधर कम्युनिकेट करता है और ट्रांसपेरेंसी के साथ करता है। ये अकाउंटेंसी का प्रोफेशन था। लेकिन आईआईआरसी ने बोला कि ये अकाउंटेंट लोग तो भटक गए हैं, ये अकाउंटेंट लोग तो भटक गए हैं, इनका हालो हवाल देखो, इनके हालात देखो, इनकी हरकतें देखो। ये आजकल ये लोग फंस चुके हैं ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग साइकिल्स के अंदर। इनका बार 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 ये सारे अकाउंटेंट्स जो मेरे सामने बैठे हैं, ये सारे अकाउंटेंट्स का दीन और ईमान ही खराब हो गया। ये आजकल के अकाउंटेंट्स या आजकल के निक्के निक्के अकाउंटेंट्स समझते ये हैं कि अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बैलेंस शीट बनाने का नाम है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का नाम है। अरे भाई, अकाउंटिंग का नाम या रिपोर्टिंग का स्कोप इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आप तो इन 3 4 5 स्टेटमेंट्स तक अपने आप को महदूद कर बैठे हैं। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स मनी सेंट्रिक है। मनी सेंट्रिक का मतलब ये हुआ ये सिर्फ मनी फोकस्ड है, ये ट्रू परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को नहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिस्क स्ट्रैटेजी, इन सबको डिनोट नहीं करती हैं। लेकिन अकाउंटेंट्स को देखो, बजाय इसके कि ये काबिल बनते और कंपनी को आगे लेके जाने के अंदर मदद करते, ये तो सारी उन स्टेटमेंट्स के अंदर फंस चुके हैं जो कि सारी की सारी मनी सेंट्रिक हैं, पैसों के अलावा और बैलेंस शीट्स को बैलेंस करने के अलावा और चंद फिगरें ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करने के अलावा इनको तो कोई काम आता ही नहीं। वो कह रहे हैं बात सुनो जरा, वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि अकाउंटेंट्स लोग जाहिल लोग हैं। अकाउंटेंट्स लोग, मैं नहीं कह रहा प्लीज, हेलो, मैं खुद अकाउंटेंट हूं यार। तो कह रहे हैं सारे अकाउंटेंट्स लोग, आईआईआरसी वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई अकाउंटेंट्स लोग जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनके अकाउंटेंसी के स्टैंडर्ड्स और भी जाहिलाना है। ये लोग क्या करते हैं कि ये इतना ज्यादा ओवर फोकस्ड हैं, इतना ज्यादा ओवर फोकस्ड है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कि यार IAS 1 भी फॉलो करना है, IFRS 9 भी फॉलो करना है, IFRS 7 भी फॉलो करना है, IFRS 13 भी फॉलो करना है। हर चीज का डिस्क्लोजर दे दो। हर नया स्टैंडर्ड आता है, हर नया स्टैंडर्ड आगे बोलता है इसका भी डिस्क्लोजर दे दो, उसका भी डिस्क्लोजर दे दो, इसका भी डिस्क्लोजर दे दो, उसका भी डिस्क्लोजर दे दो। IIRC कह रहा है कि आप लोग पागल हो गए। आप लोग ये समझते हैं कि आप बात पे बात, बात पे बात, बात पे बात, सारे के सारे डिस्क्लोजर देते चले जाएंगे, आप कहते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले को समझ में भी आ रहा है। अरे अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अरे सारे के सारे लोगों, अरे सुनो, तुम लोग तो बेपरवाह होके, तुम लोग तो ओवर एंड अबव जाके, तुम लोग तो इतना 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 ओवर फोकस होके सारी की सारी बातें खुल्लम खुल्ला इतनी लंबी लंबी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताते चले जा रहे हो। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा कि किसी को समझ में भी आ रही है? नो, you are reporting too much of less relevant information। भाई आपने हर चीज को रिपोर्ट करना है, या आपने आपसे किसने कहा था? आजकल की अकाउंटिंग ना वाकई में ऐसी है। आजकल की अकाउंटिंग के अंदर अगर देखा जाए तो आजकल की अकाउंटिंग के अंदर हो यही रहा है कि वी आर ट्राइंग टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कभी ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि यू हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरी रेलेवेंट थिंग। बट आईआरसी वाले कह रहे हैं कि आजकल की अकाउंटिंग ऐसी नहीं है। आजकल की अकाउंटिंग के अंदर एक अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है बिल्कुल। यानी वी आर ट्राइंग टू रिपोर्ट सो मच ऑफ लेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आई मीन, इफ द शेयर होल्डर इज नॉट रेडी टू रीड इट, व्हाई आर वी रिपोर्टिंग इट इवन? तो आईआरसी का कहना यह है कि यू आर द अकाउंटेंट्स, द अकाउंटेंट्स आर एक्चुअली ट्रैप्ड
into the reporting cycles. The accountants are always backward looking. सबसे बड़ी खामी accountants के अंदर historic information के ऊपर बात करते हैं हमेशा. They are always backward looking. However, accountants का scope ये होना चाहिए था कि उनका एक advisory role हो. उनको forward looking approach पकड़नी चाहिए थी rather than कि वो backward looking approach पकड़ें. So the traditional accounting and reporting that we traditionally do is like is like accountant having a backward look. What has happened? What were the results for the year? What was the balance sheet figures as at a certain past date? So accountants are trapped into reporting cycles. They are backward looking. They always do accounting with a checklist disclosure approach. They do accounting with a checklist disclosure approach. अकाउंटेंट आज के ज़माने में, और ये वाकई में सच है, मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को, कि अकाउंटेंट्स आज के ज़माने में ये इस तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि वो बोलें कि यार हाँ वाकई में अगर मैं ये बात बताऊंगा तो ये बात शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात होगी, या मैं ये बात बताऊंगा तो अच्छी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही होगी. आजकल के अकाउंटेंट्स इस तरह अकाउंटिंग नहीं करते, बल्कि आजकल के अकाउंटेंट्स ये देखते हैं कि यार हाँ क्या इस स्टैंडर्ड में ये बात लिखी हुई है, अगर लिखी हुई है तो बतानी है, अगर नहीं लिखी हुई तो नहीं बतानी. वी आर गोइंग थ्रू अ चेकलिस्ट डिस्क्लोजर अप्रोच, बट दिस कैन नॉट वर्क. और आपको पता है जो शेयर होल्डर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं ना, वो जो मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स बैठे हुए होते हैं, दे डोंट फॉलो दिस अप्रोच. आई मीन आप सब लोग कुछ हद तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हुए लोग हैं, जरा आप कॉमन सेंस से सोचें. जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर होल्डर कोई शेयर खरीदता है तो वो क्या सोच के कोई शेयर खरीदता है? डज ही थिंक कि यार कहानी कुछ यूं है कि अच्छा सही है, इतना पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है, इतना पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है, तो इसके मुताबिक ये शेयर की प्राइस होनी चाहिए क्या? डज ही थिंक लाइक दैट? नहीं. मार्केट्स के अंदर शेयर होल्डर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग. दे सी इनटू द फ्यूचर. वो ये देखते हैं कि यार जो पास्ट में मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि आगे कंपनी से हमें क्या मिल सकता है. दे आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. तो वो आगे देखने की कोशिश करते हैं और फिर जाके आपके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन अकाउंटेंट्स ये काम कर रहे हैं कि अकाउंटेंट्स कोई काम नहीं कर रहे हैं. अकाउंटेंट्स सिर्फ चौकीदार वाला काम कर रहे हैं. उनको जो जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो एज इट इज जाके शेयर होल्डर को बता देते हैं, बट दैट डजंट हेल्प दी शेयर होल्डर. तो फिर शेयर होल्डर को एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को रखना पड़ता है बीच में, एक सीएफए वाले को रखना पड़ता है बीच में, जो कि उसको फॉरवर्ड पास्ट डाटा को फॉरवर्ड लुकिंग बना के देता है और फिर जाके शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है. तो आप देखें ना कि शेयर होल्डर को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ फायदा तो हो रहा है, लेकिन आईआईआरसी का कहना है कि बहुत फायदा तो नहीं हो रहा. यानी आजकल के जमाने में कहना ये मेरा नहीं, आईआईआरसी का कहना ये है कि ये जो अकाउंटेंट्स की बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है ना, और ये जो चेकलिस्ट डिस्क्लोजर अप्रोच है, ये जो मनी सेंट्रिक अप्रोच है, इस हरकतों की वजह से देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप्ड इन मार्केट्स. There is a lack of trust developed in markets. The shareholders do not andhadhun rely on what accountants report. And because of the fact कि आप जो अपनी बुक्स के अंदर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप रिपोर्ट करते हैं, आपका शेयर होल्डर उसको एज इट इज वैसे ही परसीव नहीं करता. इस बात की बहुत बड़ी एविडेंस ये है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. I mean, let's take an example. अब्दुल अजीज, तुम फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर चले गए और तुमने एक स्टोर में जाके लेट अस सपोज एक लेस का पैकेट उठाया और उस लेस के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था 20 रुपीज. ये एक लेस का पैकेट उठाया जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 20 रुपीज. जरा सोच समझ के बताना कि तुम्हें इस लेस के पैकेट के लिए कितने पैसे देने होंगे. सही तो कह रहे सर, अगर लिखा हुआ 20 रुपए है तो 20 रुपए का ही लूंगा, जाहिर सी बात है. आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ ऑल ऑफ योर्स कॉमन सेंस ना. एक चिप्स का पैकेट जिसके ऊपर 20 रुपए लिखा हुआ है तो उसको खरीदोगे कितने का? 20 का. अगर 30 लिखा हुआ होता तो 30 का खरीदते, 50 लिखा हुआ होता तो 50 का खरीदते, 100 लिखा हुआ होता तो भाई 100 का खरीदते. यानी इस बात से ये बात समझ में आई कि किसी भी चीज की औकात उतनी ही होती है जितना कि उस चीज के ऊपर लिखा हुआ होता है. 20 रुपए वाले चिप्स के ऊपर 20 रुपए लिखा हुआ है तभी वो 20 रुपए का है.
50 रुपए वाले चिप्स के ऊपर 50 रुपए लिखा हुआ है, तभी वो 50 रुपए का है। यानी हम सब इस बात को अपनी कॉमन सेंस से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस से समझते हैं कि भाई चीज की औकात उतनी होती है जितना उसके ऊपर मेंशन हुआ होता है। लेकिन आप देखें शेयर्स मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। शेयर्स मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। आप देखो ना, ऐसा ही तो है। आप बुक वैल्यूज कुछ रिपोर्ट करते हैं, आप बुक वैल्यूज कुछ रिपोर्ट करते हैं, लेकिन शेयर की प्राइस कुछ और होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं नैव, नैव समझते हैं? नैव समझते हैं? नैव, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, हाँ नैव। आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने नेट एसेट वैल्यू पर शेयर रिपोर्ट करी $10, तो क्या जरूरी है कि जितनी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है उतनी ही मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हो? अक्सर ऐसा नहीं होता। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी फॉर एग्जांपल $30। हाँ, अब अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, इस गैप को ना जस्टिफाई करते रहेंगे, दिस इज अ गैप, दिस इज अ गैप। और पता है अकाउंटेंट्स जो होंगे ना वो जस्टिफाई करते रहेंगे कुछ रेशियोज के थ्रू, बोलेंगे सर ये पीई, प्राइस टू अर्निंग्स, शेयर होल्डर के कॉन्फिडेंस का फर्क है। कोई बोलेगा ये फर्क है, कोई बोलेगा वो फर्क है, कोई बोलेगा शेयर मार्केट तो ऐसी होती है, कोई बोलेगा शेयर मार्केट तो वैसी होती है। सब लोग अपनी अपनी, सारे अकाउंटेंट्स अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे कि ये फर्क क्यों है। हालांकि आईआईआरसी का क्लियर कहना है, पता है ये फर्क क्यों है? पता है ये फर्क क्यों है? बिकॉज दिस इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। सिंपल। This फर्क is due to the fact that what shareholders consider a share's value या a company's equity value, entities don't consider that. Entities don't consider that. तो फर्क आप सोचें कितना बड़ा फर्क है कि ये $10 और $30 के दरमियान जो फर्क है ये कोई मामूली फर्क नहीं है। This is a फर्क which is primarily due to lack of trust. Lack of trust. I mean, the shareholders do not rely on what you report, and that is why 10 रुपए वाला लेस का पैकेट 30 रुपए का है भाई। हाँ, 10 रुपए वाला पैकेट 30 रुपए का क्यों है? बिकॉज द बुक वैल्यू इज नॉट करेक्ट, because shareholders don't trust the book value. I mean, sir, why shareholders don't trust the book value? Because accountancy is too rigid. आई मीन आप जरा सोचे ना, अकाउंटेंसी कितनी रिजिड है। हमारा IS38 को ही ले लें, IS38 कितना रिजिड है। कहता है कि भाई बैलेंस शीट के अंदर इंटरनली जनरेटेड गुडविल बुक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? आइडेंटिफाइबिलिटी नहीं है। कहते हैं कोई इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट हो जिसके ऊपर पहले पूरे पायरेट के 6 क्राइटेरिया मीट ना हो जाए, तब तक वो डेवलपमेंट एज एन इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं हो सकती। आप जरा सोचें, आप तो अपनी बुक्स के अंदर आधे से ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स कंसिडर करते ही नहीं है। आप तो अपनी बुक्स के अंदर आधे से ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स कंसिडर करते ही नहीं है, लेकिन क्या कोई मार्केट पार्टिसिपेंट भी कंसिडर नहीं करता होगा? क्या मार्केट पार्टिसिपेंट सर यासिर की इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कंसिडर नहीं करेगा? क्या कोई मार्केट पार्टिसिपेंट इंटरनल इनोवेशंस को और इंटरनल वैक्सीन के फॉर्मूलाज को और इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स को कंसिडर नहीं करेगा? भाई मार्केट पार्टिसिपेंट वो सारे फैक्टर्स कंसिडर कर लेता है जो कि हम जैसे अकाउंटेंट्स भी नहीं करते। And that is why there is a gap between what we say and what the market participants believe the company has. And you know, this is awful. This is awful. This is very bad. There is always a gap between what accountants report and what should be reported, what market participants perceive. मुझे बताएं, सब लोगों को ये बात समझ में आती है? सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आती है? सब लोग जल्दी जल्दी बताएं। So I mean, now we understand, right, that our accountancy has some issues, right? Now we understand that accountancy has some issues, and we understand the fact that okay, there is a gap. There is a gap. What we report, the shareholders don't believe. What we report, Ahmed Iqbal, what we report, the shareholders don't believe. They don't trust us.
उनको बात मालूम होती है कि हमने ये एसेट रिपोर्ट नहीं किया हुआ, हमने वो एसेट रिपोर्ट नहीं किया हुआ, हमने वो लाइबिलिटी ज्यादा रिपोर्ट कर दी, बिकॉज अकाउंटेंसी इज टू प्रूडेंट एंड टू डिस्क्लोजर चेकलिस्ट टाइप ना. So there is a lack of trust on what accountants report. Had there been be complete trust, had there been be complete trust, तो अगर हम बुक वैल्यू रिपोर्ट करते $10 की, तो मार्केट वैल्यू भी $10 की होती. आई मीन जब आप जाते हैं किसी दुकान पे और लेस के पैकेट पे कंपनी का प्रिंटेड ₹10 का टैग देखते हैं, तो यू ट्रस्ट दैट कंपनी ना कि उसने रिटेल प्राइस ₹10 सेट की है तो ₹10 ही है, एंड दैट इज व्हाई यू जस्ट गो टू द काउंटर एंड पे दोस ₹10 एंड देन गो. यू ट्रस्ट दैट कंपनीज लेबल. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक सुपरमार्केट जाएं, वहां पे एक लेस का पैकेट रखा हुआ हो और दुकानदार ने अपना स्टिकर चिपका किया हुआ हो, अपना स्टिकर लगाया हुआ हो जिसपे ₹15 लिखा हुआ हो, सो यू आर गोइंग टू गो टू द काउंटर एंड क्रॉस वेरीफाई कि आई थिंक दिस the price that you have posted manually, I believe that is not correct. And why did you not trust the labeled price? Because वो इतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं थी ना, वो मैनुअल स्टिकर लगा हुआ था. लेकिन जब कंपनी का स्टिकर लगा हुआ होता है, कंपनी की प्रिंटिंग हुई भी होती है, तो यू ट्रस्ट दैट प्राइस. ओके भाई यही है, जो भी है यही है. तो एक्चुअली देखिए ना, अकाउंटेंट्स जो भी बुक वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तभी तो मार्केट के अंदर प्राइस कुछ और होती है. आई मीन वो $5 भी हो सकती है, वो $30 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू अहमद इकबाल लैक ऑफ ट्रस्ट. Now, integrated reporting is a concept. Integrated reporting is a concept developed by International Integrated Reporting Council, which aims to limit, which aims to limit or or हटाओ यानी remove this lack of trust. Yes, Abdul Aziz, exactly. So integrated reporting is an attempt. पहली बात तो ये समझ रहे हो ना, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का अकाउंटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल इस पे कोई मतलब ये कंसोलिडेशन का सवाल नहीं चल रहा है. ये दिस इज अ प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहता ये है कि भाई if we want to bridge this gap between what market value is and what our book value should be showing, we shouldn't be preparing accounts like we do. अगर हमने अकाउंट्स बनाने हैं तो वो अकाउंट्स बनने चाहिए हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के फॉर्मेट के ऊपर. तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज बेसिकली a future oriented communication pattern about how organizations can draw value from the resources they have, the capital that has been invested in them, and how organizations can make a profit. Our traditional measure of that if the company is possibly a good company or not, we see if it's profitable or not. ट्रेडिशनली अगर हमें असेस करना हो कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमारी कंपनी अच्छी है या नहीं है, वी जस्ट चेक देयर P&L एंड से कि यार ये प्रॉफिट मेक कर रही है या नहीं कर रही. एक्चुअली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट का कहना ये है कि अगर आपने किसी कंपनी की असेसमेंट करनी है ना कि वेदर इफ इट इज अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी, सो यू डोंट नीड टू चेक देयर मनी सेंट्रिक फिगर. एक्चुअली you need to check what is the value created over time. What is the value created over time? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट का कहना क्या है कि द अकाउंटेंट्स शुड मूव from the traditional financial reporting frameworks to a more inclusive reporting framework, whereby you do not only report what is money centric, but you also report other resources, other intangible resources which actually benefit the organization. ये वो resources हैं जो कि अक्सर आपको बुक्स में नजर नहीं आती हैं, ये अक्सर आपको पैसों में नजर नहीं आती हैं, but actually they help you to create value by running a business organization. क्या कहता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कहना यह है कि किसी भी एंटिटी, ये अकाउंटेंट्स पागल हैं जो कि कहते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए हम लोगों को इक्विटी या डेट कैपिटल चाहिए. ये अकाउंटेंट्स पागल है.
इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट, मैं नहीं कह रहा भाई, खुदा के लिए समझ लेना, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि एक्चुअली देर आर 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन रनिंग। देर इज नॉट इक्विटी या डेट कैपिटल ओनली। हम तो अकाउंटेंट्स हैं, हम तो बोलते हैं भाई डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, पैसा आए पैसा जाए, पैसा आए पैसा जाए, हम तो यूं चलते हैं। लेकिन मनी सेंट्रिक से हटना पड़ेगा आज के अकाउंटेंट्स को। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कहना है ओवरऑल देर आर 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स विच actually you require to run a business. 6 types of capitals which actually you require to run a business. Sir, what are those 6 types of capital? What are those 6 types of capitals? 6 types of capital क्या हैं? पहले मैं नाम लेके बताऊंगा, फिर मैं समझा के बताऊंगा। वन टाइप ऑफ कैपिटल दैट वी वांट टू डिस्कस इज फाइनेंशियल कैपिटल, राइट। फिर एक होता है ह्यूमन कैपिटल, फिर एक होता है नेचुरल कैपिटल, फिर एक होता है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, फिर एक होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, फिर एक होता है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल there are 6 types of capital. There are 6 types of capital which helps a business run. 6 types of capital. So there are 6 types of capitals. Number 1 क्या है भाई आपके पास? फाइनेंशियल कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल कैपिटल? एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए आपको फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल वही है जो हम समझते हैं। आई मीन एक बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा था कि एक बिजनेस को रन करने के लिए इक्विटी डेट नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन सिर्फ इक्विटी और डेट फाइनेंस नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए। आपको इक्विटी का इनपुट लेना पड़ेगा, या डेट का इनपुट लेना पड़ेगा, या गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। यस, यू नीड फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल से बिजनेस को रन नहीं किया जा सकता। आपको फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ यू विल ऑल्सो रिक्वायर ह्यूमन कैपिटल। आपको पता है ना अहमद इकबाल, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंसानों को एसेट नहीं माना जाता। पता है ना आप लोगों को? अरे आप लोगों को पता है ना, इंसान कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंसान कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इंसान को कभी भी एसेट नहीं माना जाता। इंसान को कभी भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल का कहना यही है कि आप लोग गलत हैं। एक्चुअली बिजनेस को रन करने के लिए ह्यूमन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इस बात को कंसिडर करते हैं, वो इस बात को मलूज़े खातिर रखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव। दे कंसिडर व्हाट टाइप ऑफ बोर्ड दे हैव, दे कंसिडर व्हाट टाइप ऑफ सीईओ या सीएफओ या चीफ इंटरनल ऑडिटर दे हैव। तो ह्यूमन कैपिटल से बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसको कंसिडर नहीं करती, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहती है इसको कंसिडर करें। आप ये भी कंसिडर करें कि आपके पास कौन लोग हैं और उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, बिकॉज दे ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। So, there is financial capital, there is human capital, then there is natural capital. Unfortunately, in the past, and since the industrial revolution, entities did not, account for the fact that nature is also a contributor while you're running a business. I mean, you don't know it tangibly, but you are utilizing air, land, water, pollution. You are doing that to the society. So the nature is also a key stakeholder. The nature is also a key stakeholder when you are running the business. Without air, land, water, etc., you cannot run a business. So it is a valuable item, it is a valuable capital when you are running a business. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कहना ये है, आप इसको भी कंसिडर करें, जरूर कंसिडर करें। सो देर इज फाइनेंशियल कैपिटल, देर इज ह्यूमन कैपिटल, देर इज नेचुरल कैपिटल, देन देर इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या है? मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जो है ना, टैंजिबल मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक फिजिकल एसेट्स, लाइक इन्वेंट्रीज हो जाएं, कंपनीज के पास इन्वेंट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, एटसेट्रा होती हैं। इनके बगैर भी बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। आई मीन वी रिक्वायर पैसा, इक्विटी, डेट, वी रिक्वायर बिल्डिंग्स, इन्वेंट्रीज, working capital, so on and so forth. We require people, human capital. We require the society as a, yani we require the nature as a whole, that is natural capital.
देन देयर इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल, देन देयर इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। बिजनेस को रन करने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी चाहिए होता है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोले तो, intellectual capital बोले तो, for example, your organization may have some key formulas, key scientific formulas, या they may have some patented designs, या they may have some patented music, या they may have some knowledge, or they may have some processes, or they may have their internal research which actually contribute towards the organization's well-being। होता है ना भाई, एक आपकी यूएसपी होती है, एक आपकी यूएसपी होती है, एक आपका अपना इंटेलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वीडियो लेक्चर्स दैट वी आर रिकॉर्डिंग, इन इट सेल्फ इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, हमारे पास बैकिंग है। अगर कल को कोई आके हमसे ये बोलता है कि सर मेरी वो क्लास मिस हो गई थी, सर मेरी ये क्लास मिस हो गई थी, तो हम क्या करेंगे? हम बुरा भला बोलेंगे, उसके बाद लेक्चर दे देंगे। नाउ दैट इज आर वीडियो लेक्चर्स इज आर नॉलेज that we are storing, in a video। So, from that sense it is intellectual property, and that adds value to my organization। फाइजर के पास, फॉर एग्जाम्पल, फाइजर के पास कोविड 19 की वैक्सीन सबसे पहले फाइजर ने निकाली ना, तो फाइजर के पास कोविड 19 की वैक्सीन का फॉर्मूला है। that formula, that knowledge, that research, that design, that everything is also intellectual property, intellectual capital। तो अगर आपने बिजनेस को चलाना है तो आपको क्या चीजें चाहिए? आपको फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए, आपको नेचुरल कैपिटल चाहिए, आपको मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए, और आपको सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल भी चाहिए। I mean, businesses cannot run without relationships. You have a relationship with your colleagues, you have a relationship with your suppliers, you have a relationship with your customers. You always have a relationships with different stakeholders. You need some connections to run the business. These 6 types of capital, according to Integrated Reporting Council, these 6 types of capitals are important to run a business. So the traditional view of accountants that only debt or equity, they feel that only debt or equity contributes toward running a business, it is false। And you see, देखिए ना, जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल ने ये बोला कि आपका वो जो मनी सेंट्रिक कैपिटल के ऊपर फोकस करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत है, तो इसका मतलब आईआईआरसी ने ये भी बोला कि आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी गलत है। भाई आज के जमाने के अंदर क्या होता है कि आज के जमाने के अंदर हम मानते ही हैं कि एक शेयर होल्डर ने बिजनेस के अंदर डेट और इक्विटी डाला, उस डेट और इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है, वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन आईआईआरसी बोल रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि सिर्फ डेट और इक्विटी बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स नहीं होते। यू नीड पीपल, यू नीड सोसाइटी, यू नीड रिलेशनशिप्स, यू नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यस यू नीड फाइनेंस, यस यू नीड बिल्डिंग्स, यू नीड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल एज वेल। इन सबसे जो वैल्यू जनरेट हो वो प्रॉफिट है। सो द ट्रेडिशनल रोज थिंगी इज एक्चुअली रॉन्ग। I mean, these whole types of 6 capitals actually people, shareholders consider when they are valuing a business, then when they are deciding कि यार हमें इस business के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, they consider all these factors, not only the debt and equity part। क्लियर होती है बात? ये नाउ इधर आपको ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बात आपको इधर समझना बड़ा ज़रूरी है कि देखें, फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ये 6 के 6 कैपिटल इक्वली इंपॉर्टेंट हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा वैल्यूबल होगा एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, क्योंकि उसके पास कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी बड़ी प्लांट, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी तो नहीं है। लाइकवाइज अगर फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो उस टेक्सटाइल कंपनी के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल या सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल कम वैल्यू रखता होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल कैपिटल और मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल के। तो the variation varies from organization to organization, but up to a certain extent these 6 types of capitals you require in order to run a business। क्लियर होती है बात? ये
पहले मुझे बताओ क्या सब लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कहना ये है कि एन एंटिटी शुड फोकस ऑन not the traditional view but at least 6 types of capitals. This is the view that actually is provided, that actually is proposed by IIRC. मुझे बताएं सब लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आती है? सब लोग बताइएगा प्लीज। राइट होगी बात ये? सब लोगों का भी जवाब नहीं आया? ओके गुड। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आती है ना, तब जरा समझें कि आईआईआरसी और कहता क्या है। आईआईआरसी का ना मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आईआईआरसी कहता है कि अगर आपको वाकई में ये अंदाजा लगाना है ना कि व्हाट इज द बिजनेस वर्थ, इज द बिजनेस गोइंग गुड और बैड, व्हाट यू डू इज कि आप अपने साल के शुरू में ये जो 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स है ना जो आप बिजनेस के अंदर इनपुट करते हैं, आप इनका इनपुट का वॉल्यूम देखें। इनपुट का वॉल्यूम देखें। फॉर एग्जाम्पल, at the start of year we contributed equity worth $100,000, right? There were 100 employees, there were 2 buildings, right? Start of the year they were, for example, intellectual property, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही for example there was no intellectual property. नेचुरल कैपिटल के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग, आई डोंट नो हाउ टू मेजर इट, लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग 3,000 लीटर का केमिकल वेस्ट करते थे साल के शुरू में। ओके, एंड सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल्स के अंदर आप ये लिख देते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल 30 वेंडर्स हैं, राइट? अब देखो जरा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चल कैसे रही है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चलाने का तरीकेकार कुछ यूं है कि वो ये कहते हैं कि आप कुछ यूं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करें कि आप साल के शुरू में देखें कि व्हाट वर द वॉल्यूम्स ऑफ दीज 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स व्हिच वर इनपुट इनटू द बिजनेस। आपने 100 एम्प्लॉई, $1 लाख की इक्विटी, 2 बिल्डिंग्स, $3 लाख, 3,000 लीटर का केमिकल वेस्ट और 30 वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप के साथ आप बिजनेस के अंदर इस साल एंटर हुए। आपने इनपुट किया ये सब कुछ, पूरे साल बिजनेस एक्टिविटीज को रन किया। बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के अंदर आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को मैनेज किया, आपने वक्तन फवक्तन स्ट्रैटेजीज बनाई, आपने रिसोर्स और यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया ताकि आपके पास आउटपुट आ सके। फिर आप साल के शुरू के इनपुट को साल के आखिर के आउटपुट से कंपेयर करें। यानी फॉर एग्जांपल साल के आखिर में यू से दैट यू हैव 120,000 वर्थ ऑफ इक्विटी, इक्विटी बढ़ गई क्योंकि प्रॉफिट आया। फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव 105 एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि नाउ यू आर रनिंग योर बिजनेस फ्रॉम 3 फैक्ट्रीज, तो देयर आर 3 बिल्डिंग्स नाउ, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर अब आप ये बोल रहे हैं कि रिसर्च विंग एडेड, आपने एक रिसर्च विंग ऐड कर दिया। फिर आप नेचुरल कैपिटल के अंदर आपने ये बोला कि अब आपका केमिकल वेस्ट सिर्फ 2,000 लीटर्स का है, राइट? और फिर आप ये बोलते हैं कि अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 32 वेंडर्स हैं। आपने ये सारा आउटपुट कैलकुलेट किया है साल के आखिर के अंदर। then what integrated reporting suggests is कि आप अपने opening inputs को closing output से compare करें in order to determine कि क्या पूरे इस साल business activities run करने की वजह से was there any value created over time? Was there any value created over time? यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आप लोग बताइएगा मेरी फिगर्स के अंदर, मेरे सिनेरियोज के अंदर, डू यू सी एनी वैल्यू क्रिएटेड बाय द बिजनेस? यानी बिजनेस रन करने का वाकई में कोई फायदा भी नजर आया आपको या नजर नहीं आया? ट्रू प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट, मुझे बताएं क्या कंपनी अभी ट्रू प्रॉफिट कमा रही है या ट्रू प्रॉफिट नहीं कमा रही है? इज इट अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रू प्रॉफिट दैट द कंपनी इज अर्निंग राइट नाउ? Yes or no? Yes or no? I mean, yes, because you see ना, you have a clear instinct. इक्विटी बढ़ गई है साल के पहले से अभी तक, इक्विटी बढ़ गई है, एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए, सो वी हैव मोर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमारी बिल्डिंग एक्सपैंड कर गई है, इसका मतलब हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमने रिसर्च विंग बना लिया, सो वी आर वर्किंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू क्रिएट न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास एड ऑन हो गया, हमने अपने केमिकल वेस्टेज को कम कर दिया है, सो वी आर प्रोमोटिंग द सोसाइटी एज अ होल, तो हमारा नेचुरल कैपिटल एक्चुअली एनहांस हो रहा है।
फिर उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वेंडर्स इंक्रीज हो गए हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग, सिंस वी आर एक्सपैंडिंग वी आर इंक्रीजिंग आवर रिलेशनशिप, दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द एक्सपैंडिंग वाला पॉइंट। तो आप जरा सोचें, आर वी हैव वी क्रिएटेड वैल्यू ओवर टाइम, एंड दैट द आंसर शुड बी यस, द वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड ओवर टाइम। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब रिपोर्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब आपके पेपर के अंदर करने को आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आजकल की दुनिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन है ऑफ हाउ परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुड बी डन। और वो जो आपके ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीकेकार था ना कि पीएनएल को जाके स्टडी कर लो, ईपीएस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ये सारी चीजें कर लो, दैट इज नॉट वर्किंग nowadays. Nowadays what integrated reporting council is saying, they are saying कि दादा जाना है ना तो फिर ऐसी एनालिसिस के ऊपर जाओ, ऐसी एनालिसिस के ऊपर जाओगे तभी तुम फायदे के अंदर रहोगे, तभी तुमको पता लगेगा कि एक्चुअली यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग। बिकॉज यू सी देयर इज नो पॉइंट कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आपका बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर। I mean, if you are earning too much of profit but you are destroying the nature, what will the shareholder do with his money? I mean, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बार बार हरिकेन्स आ जाएंगे, बार बार टोर्नेडोज आ जाएंगे, बार बार फ्लडिंग हो जाएगी, so eventually everything will be lost ना। So it is not a sustainable integrated reporting council के मुताबिक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही होती। तो मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का? दिस होल स्लाइड इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मुझे बताएं, बात समझ में आती है आप लोगों को? सब लोग कंफर्म कीजिएगा प्लीज, क्या आप लोगों को बात समझ में आती है? एक दो नहीं, आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीबॉडी। मुझे बताएं सब लोग, कोई कंफ्यूजन है तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू डिस्कस। जी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर आप लोग समझ रहे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा बगैर आपके यहाँ सुने। अब मुझे पता तो चले कौन कौन लोग जाग रहे हैं बदतमीजों। समझ में आती है? सो व्हेन एन एग्जामिनर आस्क्स यू कि यार मुझे बताएं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग अ रियल लाइफ बिजनेस, तो यू कांट एक्चुअली plot these figures which I just did hypothetically. But the point is, the examiner wants you to know that something is going on, something new is going on in the world, and that you should know. ये integrated reporting। अच्छा, अब देखो, ये अब पता नहीं, पहले तो ये जो भी सोनू कंप्यूटर्स है, पहले आप मुझे अपना असली नाम बताएं। पहले आप मुझे अपना असली नाम लिख के बताएं, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। क्या हुआ, अपना नाम नहीं पता? नाम तो बता दो बेटा, बुलाऊं क्या तुमको? आवाज आ रही है? हाँ मुझे बताओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम्हारा जो भी नाम है, तुमने सवाल पूछ लिया लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता। अब भाई, सोनू कंप्यूटर्स हैं कोई हमारी क्लास के अंदर, वो उनका सवाल है, बड़ा बड़ा लेजिट सवाल है, लेजिट सवाल। वो ये पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि यार वो सब तो सही है, लेकिन हम सवाल ये है कि सर फिर हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर ही क्यों रहे हैं? आई मीन, इफ इट इज सो बैड, व्हाई आर वी डूइंग इट? द पॉइंट इज दैट यू नो इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो बैड। अकॉर्डिंग टू आईआईआरसी हमारी रिपोर्टिंग बहुत खराब है। I feel it's not so bad. I mean, it's a regulatory requirement. It's our requirement to report financial statements, and that is why we report. हमारी तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि हमने तो फाइनेंशियल फिगर्स को रिकंसाइल करके साल के शुरू से साल के आखिर तक लेकर आके हमें तो करके देना ही देना है। ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हिसाब से आईआईआरसी शुड बी एन एड ऑन, एंड व्हाट द कंपनीज are doing it like that. They report IIRC वाली बातें as an add-on to what financial reporting is already doing. If this is reported as an add-on, I believe it can be much helpful. But by far you can't say कि यार कोई कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ना करे ना। आई मीन, अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ना करें तो फिर हिसाब किताब रहेगा कैसे? कौन सा डेबिट, कौन सा क्रेडिट, किधर पैसा गया, किधर आया? ये कहना कि अकाउंटिंग का स्कोप दुनिया से खत्म हो जाएगा, दैट इज मीनिंगलेस। बट उसको, ये बात सच है कि वी नीड टू इम्प्रोवाइज।
ये बात सच है कि दैट वी नीड टू इम्प्रोवाइज। वी कैन नॉट से कि यार हम अपने ट्रेडिशनल वही घिसे पिटे पुराने ज़मानों के स्कीम्स के अंदर या पुराने ज़मानों के मेथड्स के अंदर फंसे रहेंगे एंड वी शुड नॉट इवॉल्व। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आई बिलीव वी शुड इवॉल्व। कुछ हद तक बिल्कुल सही कहा जा रहा है, कुछ हद तक बिल्कुल सही कहा जा रहा है आईआईआरसी की वजह से वी शुड इवॉल्व। क्लियर होती है बात? ओके। अगर आपको ये सब बातें समझ में आती हैं तो अब मैं थोड़ा सा एक और बात लिंक करके इस बात को ख़त्म करूँगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये था, जो मैंने जितनी कहानी बांधी है वो कहानी बांधी भाई, सवाल ये बनता है कि सर व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड इंटेंजिबल्स? What is the what is the relation between integrated reporting and intangibles? There is a gera there is a gera relationship. Under traditional financial reporting, most of the intangible assets are not recognized on the books. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Under the traditional financial reporting, most of the intangible assets are not recognized on the books as they do not meet the identifiability criterion. I mean, our IS 38, our accounting standards are so rigid and so difficult that majority of the things are not reported on the financial statements just because they do not meet the criteria of relevant accounting standards. But you need to see that they are considered by the market participants. They are considered by the market participants. So integrated reporting जो है ना, integrated reporting is a solution towards that. आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात करी थी कि देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन व्हाट इज बुक वैल्यू एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू। सही? तो बुक वैल्यू कहीं कुछ यहां होती है, तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू कुछ यहां होती है। मानते हैं आप सब लोग? और हमने देखा है कि यार बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर जो फर्क होता है ना, वो अक्सर वो फर्क ड्यू टू इंटेंजिबल्स भी होता है, ड्यू टू इंटेंजिबल्स भी होता है। There are many things which we do not record in our financial statements, but they are considered by the shareholders. For example, मैं बात करता हूँ, मेरी एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, जो इतने साल मैंने लोगों को पढ़ाया, सिखाया, पास करवाया, क्वालिफाई करवाया, जो इतने साल मैंने मेहनत करी है, वो इतने साल की मेहनत का नतीजा मेरी एक छोटी मोटी शोहरत है। लेकिन वो मेरी शोहरत मिर्चा वाला की बुक्स में नहीं आ रही है। हाँ, समझ रहे हो ना? बुक्स में नजर नहीं आ रही है मिर्चा वाला की शोहरत। लेकिन अगर आप या कोई और मिर्चा वाला की वैल्यूएशन करता है तो वो जरूर हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कंसिडर करेगा। मेरे इंटरनली जनरेटेड फॉर्मूलाज को, मेरे इंटरनली जनरेटेड डिजाइंस को, मेरे इंटरनली जनरेटेड प्रोसेसेस को, मेरे इंटरनली जनरेटेड कंट्रोल्स को, कंट्रोल एनवायरनमेंट को कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट जरूर कंसिडर करेगा। सो ट्रेडिशनली वी सी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर नहीं होती, और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल किस चीज का होता है? इंटेंजिबल्स का रोल होता है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हेल्प्स इन रिकंसिलिएशन ऑफ फेयर वैल्यूज एंड बुक वैल्यूज ऑफ द एंटिटी। ठीक है ना? अगर आप देखें तो बुक वैल्यूज वो वैल्यूज होनी चाहिए जो कि हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एफएस में आए, और आइडियली आइडियली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, सारे कैपिटल्स को कंसिडर करता है, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो एक्चुअली जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करेंगे और आप 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल को डिटेल में जाके स्टडी करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज। Are there differences between book values and market values due to human capital? Are there differences between book values and market values due to social and relationship capital? Are there differences between book values and market values due to any other reason? तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग रिजॉल्व करने के अंदर हेल्प करती है। यानी इट एक्ट्स एज अ रिकंसिलिएशन, between what book value is and what market value should be. It acts as a reconciliation. So integrated reporting is helpful in deciding that what is the difference between market values and book values. So
और ये डिसीजन इसी तरह हो जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटेंजिबल्स आर कंसिडर्ड बाय इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विच वी डोंट कंसिडर बट दे डू कंसिडर, एंड हेंस अगर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की कंपोनेंट्स को ऐड अप कर लें तो अल्टीमेटली वी विल गो अप टू द मार्केट वैल्यू, अल्टीमेटली वी विल गो अप टू द market value. So it helps in better understanding an organization and its business structure and so on and so forth. It helps in understanding a business as compared to what financial reporting traditionally does. मुझे बताएं, आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सब लोग मुझे कंफर्म करें, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है? सब लोग कंफर्म करिएगा, ओके? आर वी गुड? रिजवान, क्या रिपीट कर दूं मेरी जान? रिपीट मैं ये कर देता हूँ कि आप लुबे ये है कि सर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पर्पस क्या हुआ? तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पर्पस ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्स हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बराबर मार्केट वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अक्सर ज़्यादातर एसेट्स रिकग्नाइज ही नहीं हो रहे। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उन सारे एसेट्स को और उन सारी रिसोर्सेज को रिकग्नाइज करता है। तो अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चलें और उसके अंदर वो इनपुट्स को भी कंसिडर कर लें जो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कंसिडर करती है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा क्यों है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जिसकी नेट एसेट वैल्यू बनती है $100, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू उसके शेयर की चल रही है $80। तो हमें नहीं पता कि यार जब इसकी बुक वैल्यू $100 की है तो इसकी मार्केट वैल्यू $80 की क्यों है? जब इसकी बुक वैल्यू $100 की है तो इसकी मार्केट वैल्यू $80 की क्यों है? हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार ये इसकी मार्केट वैल्यू $80 इस वजह से है क्योंकि ये नेचुरल कैपिटल को बहुत यूटिलाइज करते हैं, इनके यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इनका सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल अच्छा नहीं है, इनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है, इनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल डिटोरिएट हो रहा है, इसी वजह से इनकी $100 वाली इक्विटी वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर $80 की चल रही है, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल। So integrated reporting actually helps in reconciling what book values are and what market values are. It helps in the reconciliation. It helps in better understanding why market values may be different from your book values, because it considers the range of factors which are tangibles, intangibles. Some of them are not recognized by the financial statements and some of them are recognized by the financial statements. Integrated reporting is a broader forward looking concept. मुझे बताएं, बात समझ में आती है आपको? बात समझ में आती है रिजवान? सब लोग बेटा, सब लोग मुझे एक बार फिर से क्लियर कर दें, क्या सब लोगों को बात समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बेटा आपके पेपर में आ चुका है, आएगा, बार बार आ जाएगा। तो खुदा के लिए, खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को बड़ी क्लियरली कंसिडर करें। ये पेपर के अंदर नहीं आने वाला होता तो बड़ी अटेम्प्ट नहीं आता, और जब आने वाला होता है तो लगातार 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 आपके पास आ जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को हल्का ना जाने दें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को बैठ के हर रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं बस ये कहता हूँ कि एग्जाम से पहले पढ़ के ज़रूर चले जाइएगा। कुछ की अल्फाज भी अगर आपके दिमाग में रह गए तो बाकी तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा इस स्लाइड वाला तो आप खुद ब खुद रेप्लिकेट कर लेंगे एग्जाम के अंदर। दिस 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल यू नीड टू लर्न, these 6 types of capital you need to learn, rest you can develop it on your own and ultimately you will get the marks. मुझे बताएं, सबको क्लियर बात समझ में आती है? डन है? ओके की रिपोर्ट है? सही है भाई। तो यहाँ पे हमारा इंटेंजिबल एसेट्स और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दोनों, इंटेंजिबल एसेट्स IS38 और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कंबाइंड कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे टच कर लिया। क्लियर हो गई बात भैया? हाँ, वेरी गुड।